मैंने अब तक 300 से ज़्यादा इंटरव्यू शूट किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लर्निंग और सबसे ज़्यादा भावुक अगर मैं किसी एक एपिसोड में हुआ तो इस एपिसोड में हुआ हूँ। बहुत लंबा है, मुझे यकीन है कि एक बार आप शुरू करेंगे तो लास्ट तक ज़रूर पहुँचेंगे। एंजॉय द शो। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 1 जनवरी 2019 को हमने जब चैट विद सुरेंद्र वत्स की शुरुआत की तो हमारा मकसद था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक मंच पे लेके आना, सभी अनुभवी विजेताओं से, अचीवर्स से सीखना, और धीरे धीरे हमने इसके दायरे को बढ़ाया और हम बहुत सारे लोगों से मिले। हम हेल्थ एक्सपर्ट से मिले, हम मोटिवेशनल स्पीकर से मिले, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले लोगों से मिले, हम इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट से मिले, हम गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले। आज का एपिसोड बेहद रोमांचित करने वाला है, क्योंकि मैं रोमांचित हो रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी रोमांचित होने वाले हैं। एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जिनके पास में बहुत सारे क्षेत्रों का बहुत सारा तजुर्बा है और वो तजुर्बा हम सबके काम आने वाला है। सो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने 27 किताबें लिखी हैं, 28 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जिनके नाम हैं, स्पेशलिस्ट स्पोर्ट मोटिवेटर हैं, बॉलीवुड में हीरो रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, इंडिया के सभी स्टेट्स और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारी यूटीज़ हैं, उनमें पॉजिटिविटी फैलाने के लिए जिन्होंने ट्रैवल किया, और इंडिया में ही नहीं यूनाइटेड स्टेट्स के 50 स्टेट्स में जिन्होंने ट्रैवल करके विश्व भर में सुपर पॉजिटिविटी फैलाने का काम किया है, वैसी सुपर पॉजिटिव वाइज आज हमारे बीच में हैं। आइए मिलकर स्वागत करें जम्मू से विक्रांत महाजन जी का। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुंदर जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपसे जब मैं हाथ मिला रहा हूँ ना, तो वो पॉजिटिविटी और एनर्जी इधर आ रही है। वो इसलिए आ रही है सुंदर जी क्योंकि आप उसको रिसीव करना जानते हैं। आज मैं आपसे इतना प्रेरित हो रहा हूँ जब से हम मिले हैं, इस इंटरव्यू से भी पहले से, और जिन जिन लोगों से मुझसे पहले, राघव जी जिनका आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने आपका चरण स्पर्श करके एक बात कही कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, एक किस्म से गॉडफादर हैं। तो मैं बहुत प्रेरित हो रहा हूँ आज आपके स्पेस में आके, और बहुत धन्यवाद मुझे आला। थैंक यू सो मच राघव जी। विक्रांत जी का यहाँ पे बैठना अपने आप में एक मैसेज देता है, और वो मैसेज स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, हम अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाते हैं, फिर उनको हम अपना प्रोडक्ट, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, और वो लिस्ट फिर जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर हमें लगता है यार हम कहाँ जाएँ, किससे बातचीत करें, और फिर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब अनजान लोगों से जाना, मिलना, बातचीत करना, उनसे एक रिलेशन बिल्डअप करना, फिर उनको प्रोडक्ट दिखाना, अपॉर्चुनिटी शेयर करना। तो विक्रांत जी को भी मैंने ऐसे ही प्रोस्पेक्टिंग किया विक्रांत जी का। लास्ट बुक फेयर में मैं विक्रांत जी ऑलमोस्ट हर बुक फेयर में जाता हूँ, और किताबें इतना मुझे अच्छी लगती हैं। वाह। मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, हमारे वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है, तो अक्सर मैं उस लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। मैं जिम गया हूँ या बैडमिंटन के लिए गया हूँ तो रास्ते में ही आती है, मैं अक्सर वहाँ रुक जाता हूँ, रुक के आराम से किताबों को देखता रहता हूँ। क्या बात है। बहुत बार उनका तरतीब में लगा देता हूँ, हिंदी वाली अलग लगा दी, इंग्लिश वाली अलग लगा दी, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे समय व्यतीत करना। तो बुक फेयर में पता नहीं मैं कितने बुक फेयर में गया, मैं कहीं भी रहूं, कितना भी बिजी रहूं, कितना भी टाइम है, लेकिन बुक फेयर में मैं ज़रूर लगाता हूं। क्या बात। तो इस बार फिर मैं बुक फेयर में गया, और विक्रांत जी की मुलाकात मेरी बुक फेयर में हुई, और बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। और ऐसे बुक फेयर में आप जाते हैं, चारों तरफ किताबें हैं, तो ये वो बुक थी जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, गोल इट। तो गोल ईट ये एक अलग सा वर्ड लगा, और गोल्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं।
तो मैंने किताब उठाई, किताब का मैंने कंटेंट देखा, कंटेंट बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने पूछा कि ये किन्होंने लिखा हुआ है, तो उन्होंने बोला विक्रांत महाजन है। तो कौन है, तो थोड़ा मैंने जाना, मैंने कहा इनसे कैसे मिला जा सकता है, इनका नंबर आप देंगे? तो मुझे मालूम चला कि भाई ये शाम को आएंगे, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आते हैं। तो फिर मैंने इधर समय व्यतीत किया और फिर वापस हम लोग आए, मैं और मेरी वाइफ सुदेश, हम दोनों थे। और फिर विक्रांत जी से बातचीत हुई और विक्रांत जी, मैंने बताया अपने बारे में थोड़ा इम्प्रेशन जमाने के लिए कि विक्रांत जी बिल्कुल। मेरा अपना एक चैनल है और ऐसे ऐसे करते हैं। और मैंने कहा कि मतलब आपकी बुक, आपकी पर्सनैलिटी को देख के मैंने डिसाइड कर लिया कि विक्रांत जी की विजडम हमारे व्यूअर्स के पास में जानी चाहिए। और उसके बाद में पता नहीं आपने तो क्या सोचा होगा, लेकिन उसी समय मेरे जहन में था कि बहुत जल्दी हम विक्रांत जी से मिलेंगे। लेकिन हाँ, शायद 3-4 महीने तो हो गए होंगे उस घटना को। और फाइनली आज विक्रांत जी हमारे बीच में हैं। मेरे इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट थे, तो आप भी प्रोस्पेक्टिंग से घबराइए मत, ऐसे ही लोगों से बातचीत कीजिए और ऐसे ही शुरुआत कीजिए, ऐसे ही आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मैंने एक इंटरव्यू के लिए बंदा पकड़ लिया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने। शुरुआत करते हैं विक्रांत सर। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिलो दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है जी। शुरुआत करते हैं विक्रांत महाजन की जम्मू से शुरू हुई यात्रा की, जो चैट विद सुरेंद्र वत्स तक पहुँची है। धन्यवाद सुरेंद्र जी, मुझे एक फिर से ये मौका देने के लिए आपके व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करने का। प्लीज़। मेरा जन्म 6 नवंबर 1976 को जम्मू में हुआ, तो मैं अभी 48 साल का हूँ। और जम्मू कश्मीर में मेरी जब परवरिश हुई, मैं बड़ा हो रहा था, तो ये 1989 की बात है। हम सब परिचित हैं कि आतंकवाद के लिए आज हमारे राज्य को सबसे ज़्यादा जाना जा रहा है। तो जब मैं छोटा था, 11-12 साल का बच्चा था, तो मैं उस परिवेश में बड़ा हुआ कि कभी बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी दंगे हो रहे हैं, कभी कर्फ्यू लग रहा है। ये लॉकडाउन दुनिया अभी परिचित हुई है, हम लॉकडाउन में ही पले बड़े हैं। जब मैं स्कूल में था तो मुझे याद है महीनों हमारा स्कूल बंद रहता था क्योंकि कर्फ्यू लगे हुए हैं आतंकवाद की वजह से सब। तो उस पृष्ठभूमि में मैं पला बड़ा, तो मेरे मन में हमेशा ये आता था कि ऐसा क्यों है, और यदि अगर ऐसा है, ऐसा वातावरण यदि ऐसा है, तो क्या हम भी वैसे बने, या हमारे सामने एक विकल्प है, हम इस वातावरण से ऊपर उठें। तो मैंने वो दूसरा विकल्प चुना। और एक बचपन में एक बुक पढ़ी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मुझे एक हमारी कंचन दीदी हैं, उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पर 8वीं कक्षा में था तो ये बुक गिफ्ट की। सुरेंद्र जी, मैंने वो बुक पढ़ी और वो बुक ने मुझे ऐसा शेप किया कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि उससे पहले 80s में कम बात होती थी पॉजिटिविटी की बात, आज भी लोग कम करते हैं, उस टाइम तो कोई ना बराबरी करते। तो मुझे समझ आ गया कि थॉट्स आप चेंज कर सकते हैं आपने, और यदि आप अपने थॉट्स चेंज करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जो दिशा है उसको बदल सकते हैं। बस फिर वहाँ से एक मिशन बना लिया। मैं 15 साल का था तो एक गोल्स की मैंने लिस्ट बनाई, 35 गोल्स की लिस्ट बनाई कि ये मैं अपने जीवन में पूरे करूँगा। 15 साल की उम्र 15 साल की उम्र में मैं 9वीं कक्षा में था और मैंने वो लिस्ट बनाई। मुझे स्कूल कैप्टन बनना है, मुझे अपने स्कूल में टॉप करना है, और ऐसे करके मैं लिस्ट बनाता गया। और ये कहें सुरेंद्र जी, इसमें कोई मैं अपने आप को श्रेय ज़रूर दे रहा हूँ, बट गोल की किसी भी व्यक्ति को संचालित करने की जो क्षमता है उसकी मैं बात करूँगा। यदि आप अपने गोल्स के बारे में इतने पैशनेट हो जाएंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो वो धीरे धीरे करके 20-22 साल के अंतराल में वो सभी 35 चीज़ें मैंने पूरी की, और लास्ट था उनमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। तो 2014 में मैंने 36 साल की उम्र में मैंने पहला लॉन्गेस्ट स्पीच का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 48 घंटे और 31 मिनट तक नॉन स्टॉप जम्मू में एक टॉपिक पर मैंने बात की, सुपर पॉजिटिविटी पे, और वो तब मेरी सभी गोल्स की सूची पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद फिर मैं नई सूची बना चुका और अब मेरी सूची बढ़ती जाती है। तो गोल सितारों की तरह हैं, जैसे आसमान में 1 सेकंड में 3300 नए सितारे पैदा होते हैं, वैसे ही हर इंसान के अंदर पॉजिटिव गोल्स निरंतर पैदा होते रहने चाहिए। क्या बात, यही मेरी जर्नी है।
विक्रांत सर, हमारे मेहमान थे स्नेह देसाई। स्नेह देसाई काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं जी। अहमदाबाद से हैं, गुजरात से। तो उन्होंने अपनी जर्नी में बताया कि 9 साल की उम्र में वो स्टेज पे जाना स्टार्ट हो गए थे, और उन्होंने उस समय एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं, शायद 14-15 साल की उम्र रही होगी, उन्होंने भी ऐसी एक अपनी गोल लिस्ट बनाई। अच्छा। और लिस्ट की वजह से उन गोल्स ने जो उनको प्रेरणा दी, जी। आई थिंक 17 या 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली मर्सिडीज़ खरीद ली थी। वाह। और अभी उनके पास में आई थिंक 200-500 करोड़ का उनका बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं। जी। जी। और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जी। पिछले दिनों हम लोग एक साथ में हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप तक हम लोग जाके आए। अरे वाह, और क्या हमने बात, ट्रैक किया। क्या बात है। सो क्या गोल्स अगर व्यक्ति के हैं जी। और वो फोकस्ड है उन पे, एनर्जी तो आ ही जाती है गोल्स बनने से ही, तो वो बहुत अद्भुत काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। तो ये तो आपने बहुत संक्षेप में बता दिया। अब हम एक एक पार्ट आपकी ज़िंदगी का छूते हैं जी। और उसमें हम सबसे पहले बातचीत करते हैं बॉलीवुड की। जी। बॉलीवुड में आपने मूवी बनाई जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो वो भी एक गोल था, जैसे मैंने कहा वो 35 गोल्स में से एक आता था, क्योंकि जम्मू उन दिनों, जम्मू आज भी, तो हमारा कोई बॉलीवुड से तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन भी ज़ीरो था। तो वो एक असंभव सी चीज़ लगती थी। मेरे पिताजी एक प्रिंटर हैं जम्मू में, बहुत छोटा सा उनका व्यवसाय क्षेत्र था, तो कोई ऐसा लिंक थे, तो सभी कहते थे यार ये। तो बचपन से ना, मैं जब बड़ा हो रहा था तो एक बात सुनने में आती थी, बड़े शहरों में लोग कर सकते हैं, वो दिल्ली बम्बई के हैं, वो ये कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा लगता था ऐसा ऐसा क्यों है, यदि कोई ठान ले तो कहीं से कोई भी कुछ कर सकता है। तो मैंने ये एक खुद को चैलेंज करने के लिए ये किया था कि मैं एक फ़िल्म बनाऊंगा। और मैंने वो तकरीबन 32 साल की उम्र में मैंने वो फिल्म बनाना शुरू किया, और 35 साल का जब मैं हुआ एग्जैक्टली, तो वो फिल्म रिलीज़ हुई बॉलीवुड की। क्या नाम था? जुलाई 2012 में वो फिल्म रिलीज़ हुई, उसका नाम था चलो ड्राइवर। अच्छा। चलो ड्राइवर कहानी यहाँ दिल्ली पर ही आधारित थी कि एक लड़की है, वो ड्राइवर बनती है, और जो एम्प्लॉयर है, वो बॉस है उसका, तो वो लड़का है। अच्छा। तो एक बड़ी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर वो फिल्म थी कि अगर लड़कियां, मतलब आज CEO हैं, CFOs हैं, है ना, सब कुछ कर रही हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो मेरा मानना था कि ड्राइवर और मैकेनिक क्यों नहीं हो सकते? अगर उनका मन हो तो वाई नॉट। अगर लड़के मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, है ना, शेफ हो सकते हैं, तो लड़कियां भी मैकेनिक का काम कर सकती हैं, ड्राइवर का काम कर सकती हैं। सिंपल। उस थॉट से, और मैंने वसंत विहार में ड्राइव करते समय देखा, एक गाड़ी पास में रुकी तो एक लड़की ड्राइव कर रही थी और उनका ड्राइवर पीछे बैठा था। तो मुझे लगा इसका रोल, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा कल्चर है कि वो साथ में बैठने का थोड़ा सा ऐसा है, समाज ऐसा बना हुआ। तो मुझे लगा ये सिचुएशन को रिवर्स करते हैं कि वो लड़की ड्राइवर है, उसने कैप पहनी है, और जो पीछे बैठा हुआ है वो एम्प्लॉयर है। तो बनाई हल्की फुल्की सी फिल्म थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत महान फिल्म थी या बहुत अच्छी फिल्म थी, एक हल्की फुल्की नॉर्मल सी फिल्म थी, बट वो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। उससे पहले मैं फोटोग्राफर था और बहुत अच्छे लेवल पर फोटोग्राफी करता था, अच्छा खासा पैसा कमाया, और वो सारा पैसा उस फिल्म में लगाया। तो उस समय में 2012 में वो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी और 5 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं 2012 में? जी। और मैं शादीशुदा था, डाइवोर्स हो गया, और उसके बाद जो मेरी जर्नी असली तब वहाँ से शुरू हुई। तो जो मेरी जर्नी का एक पार्ट है जहाँ से मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके पहले तो वो व्यक्तिगत गोल थे, थोड़े पर्सनल गोल थे। उसके बाद के जो मेरे गोल्स रहे हैं वो सभी सुपर पॉजिटिविटी के गोल्स रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद से आज़ाद होना आ गया। मूवी पे ही थोड़ा बात करते हैं। जी जी। तो उसमें आप हीरो भी आप थे जी, प्रोड्यूसर भी आप थे, डायरेक्टर भी आप थे, राइटर भी आप थे। जी जी बिल्कुल, सब काम आपने ही किए। सब काम मैंने किए। पिछले दिनों हमारे यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे उसके प्रोड्यूसर आए थे, और वो हमारी इंडस्ट्री पे डायरेक्ट सेलिंग पे पहली मूवी बनी। अच्छा। द नेटवर्कर। द नेटवर्कर। तो उन्होंने यहीं पे आके उसको अनाउंस किया और वो सब क्या हुआ। बात है। तो उन्होंने बोला कि आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं जी। मतलब कैमरे के बाद में उन्होंने कैमरे के पीछे जाके बात किया कि
आज इतने चैलेंजेस हैं, कोई व्यक्ति अगर मूवी बनाए तो वो रिलीज़ करना ही मुश्किल है, और ऐसी बहुत सारी मूवी बनती हैं बॉलीवुड में, वो रिलीज़ ही नहीं हो पाती। करेक्ट। तो इस प्रकार के चैलेंजेस उसमें भी थे क्या? उस समय इससे ज़्यादा थे जी, मतलब हर किसी को लगता है, लेकिन फैक्ट मैं ये बताऊंगा, उस समय OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे सुरेंद्र जी। आज हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब एक बहुत बड़ा लेवल ले चुका है ना। उस समय क्या था कि मेरी इनफैक्ट जो रीज़न वो मूवी के फ्लॉप होने का और इतना गिरने का यही था कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला। मतलब फिल्म तो हमने बना ली, 2.5 साल लग के सब पैसा करके किसी तरीके से फिल्म बना ली, अब उसको मार्केट और प्रमोट करने के पैसे ख़त्म हो गए। तो मैंने कुछ 90 लाख कर्जे पे लेकर उस फिल्म को किसी तरीके से बॉक्स ऑफिस तक पहुंचाया, कुछ प्रेजेंटर्स को दिखाया, उनको ठीक ठाक लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको मॉर्निंग शो दिला देंगे। तो 9:30 बजे का शो मिला कहीं पे बी टाउन में जाके, छोटे शहरों में जाके। तो पहले दिन ही वो फिल्म का दिवालिया पिट गया, और वो और कॉकटेल तकरीबन एक साथ ही रिलीज़ हुई, और वो इरोस की फिल्म थी, बड़े स्टूडियो की फिल्म थी। मैं जम्मू का एक साधारण सा इंसान जिसकी ना कोई बैकिंग ना कुछ, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन की वजह से ही मैं नीचे गया, वरना वो फिल्म इतनी ख़राब भी नहीं थी कि वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ पैसे ही ना कमा पाती। तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि डेफिनेटली तब भी यही था, आज भी यही है। आज थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ डाइवर्स हैं क्योंकि OTT पे आप रिलीज़ कर सकते हैं, राइट। तब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। और जब हाँ सैटेलाइट चैनल्स थे, और सैटेलाइट चैनल्स तब ये डिसाइड कर चुके थे कि अगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चली तो हम खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। तो चलो ड्राइवर अभी किसी OTT पे अवेलेबल है? जी, वो उसके डिजिटल राइट्स बाद में इरोस ने लिए, और ये अमेज़ॉन प्राइम पे है अवेलेबल। अच्छा, ओके। यूट्यूब पर भी शायद कुछ महानुभावों ने यूट्यूब पर डाली है, और वो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। चलो ड्राइवर है, आप देख सकते हैं। और मेरी फिल्म की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट चलो ड्राइवर है। और मैं यहाँ पे आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं बैठा हूँ आपके सामने प्रोडक्ट ऑफ फेलियर, हम वॉइस ऑफ सक्सेस की बात कर रहे हैं, मैं वॉइस ऑफ फेलियर बन के आज आपसे बात करता हूँ कि मैं वो इंसान बना जिसने चलो ड्राइवर में इतनी बड़ी फेलियर टेस्ट की कि उसको जज्ब कर पाना ही शायद बहुत कम लोग जज्ब कर पाएंगे, कि आप अपनी मेहनत से आज से 12 साल 13 साल पहले करोड़ों रुपए कमाएं, फिर वो सारा आप एक प्रोजेक्ट में लगा दें, और वो सारा नीचे गिर जाए, आपकी पर्सनल लाइफ में भी क्राइसिस आ जाए, आपके यार दोस्त आपका फ़ोन उठाना बंद कर दें, इंडस्ट्री वाले लोग तो वैसे ही आपको काम नहीं देना चाहते क्योंकि हम जानते हैं कि कैसा वहाँ सिस्टम रहता है। तो तब वो व्यक्ति क्या करता है? वहाँ से सुपर पॉजिटिविटी का जन्म होता है। पॉजिटिव में पहले भी था, पॉजिटिव से सुपर पॉजिटिव हो गया उस फेलियर को गले लगाने के बाद। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं यहाँ फिल्में बनाने नहीं आया, मैं केवल एक काम के लिए आया हूं, लोगों को कहने कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, असीमित है, हमारी संभावनाएं और क्षमताएं असीमित हैं, आप विचलित मत होइए। आज अगर आप नीचे गए हो और अब कुछ अच्छा काम करते नीचे गए हो, कुछ अच्छा करने की कोशिश की, बिजनेस किया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, नहीं चला, लॉस हो गया, तो क्या हुआ? आप कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिए कि जिससे आपको या आपके परिवार वालों को कोई भी ठेस पहुंचे या समाज को कोई गलत उदाहरण मिले। आज जो चले जाते हैं कोई भी स्टेप लेकर, मैं ये सोचता हूं कि समाज को कितना नकारात्मक उदाहरण देकर जाते हैं। अपने जीवन का तो उन्होंने एग्जिट डोर खोल लिया, हम सबके पास वो कारण होते हैं ना, मेरे पास भी थे जी। तो इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि सुपर पॉजिटिविटी मुझे मिली क्योंकि मैंने इसे मिशन बना लिया कि लोगों को कहना है कि नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव रहो, देर सवेर कुछ अच्छा काम होगा। तब मुझे ये मालूम ज़ीरो था कि मैं आज आपके साथ यहाँ बैठा हूँगा 13 साल बाद, लेकिन आज बैठा हूँ, 13 साल बाद क्या कर रहा हूँगा ये मुझे क्या मालूम, लेकिन चलता रहूँगा तो नदी चलती है समंदर पे पहुँच जाती है। क्या बात है। एक बुक मैंने पढ़ी, उसमें पढ़ी जब मैं अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहा था, विली जोली उसके राइटर हैं, और किताब का हिंदी जो टाइटल है मुझे याद है, संकट सफलता की नींव है। क्या बात है। और उसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ज़िंदगी में बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, वो संकट पे ही उनकी नींव डली है, शुरुआत ही वहीं से हुई है। बिल्कुल। और उसका आप एक जीता जागता उदाहरण है।
जब इस प्रकार की स्थितियां थी, वहाँ से कहीं ना कहीं शुरुआत हुई जी। और वहाँ से फिर शुरुआत इतनी बड़ी की आपने। एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो ज़िंदगी में अगर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले, एक बना ले, मतलब ये हमारा भी सपना है कि एक गिनीज रिकॉर्ड अगर हमें मिल जाए तो हम बोलेंगे कि वाह क्या बात है, आप बना देंगे, मतलब हम यहाँ रख लेंगे, इधर इसके साथ में रख लेंगे उसको। आप बना देंगे। आपने 28 गिनीज बुक रिकॉर्ड आपने बनाए जी। तो वो कैसे बनाए, शुरुआत कैसे हुई, पहला कैसे बनाया और वो कैसे यात्रा रही? बहुत अच्छा आपने सवाल किया सुरेंद्र जी। तो जब मैं फिल्म फ्लॉप होने के बाद, सब पैसा उजड़ने के बाद, मैं 1 साल और मुंबई रहा 2012 जुलाई से लेके 2013 अगस्त तक। कोशिश की, बहुत सारी फिल्मों की कहानियाँ लिखी, प्रोड्यूसर से जा के मिला कि मुझे और मौका एक दीजिए, मैं कुछ। लेकिन वो जब आप पर फेलियर का एक टैग लग जाता है ना, तो ये एक समाज की एक विशेषता कह लीजिए, कुछ ऐसा है कि वो आपको मौके कम देते हैं। तो मेरे को रास्ते सब दरवाजे बंद हो गए, एक दरवाज़ा खुला था, वो था जम्मू वापस जाने का, जहाँ से मैं चला था। तो माता पिता की सुपर पॉजिटिविटी कहिए, हर माता पिता की रहती है कि वो अपने बच्चे के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। हमारे भारत में तो खुले रहते हैं, तो उनका खुला था। मैं वापस उस दरवाजे से वापस गया। जब जम्मू वापस गया, मैंने देखा कि मैं अकेला बेटा हूँ। वो भी बहुत निराश हो चुके थे जीवन में। अकेला बेटा, करोड़ों का नुकसान हो गया, शादी उजड़ गई। तो पहला गोल मैंने बनाया कि इनको मुझे वापस, इनके अंदर उमंग भरनी है। तो मैं मेडिटेशन में बहुत गहराई में उतर गया। उससे पहले भी करता था, लेकिन उसके बाद मैं बहुत गहराई से उतर गया। और जम्मू में मैंने 40 घंटे की एक निरंतर मेडिटेशन की। 19 सितंबर 2013 सुबह सुबह के समय मेरे अंदर 4 शब्द गूंजे, यस, थैंक यू, यूनिवर्स। ये 4 शब्द, इन पर मैंने पुस्तक भी लिखी है। वो 4 शब्द इतने मेरे लिए प्रबल हो गए, इतने सशक्त हो गए, और उसमें से जन्मा ये सुपर पॉजिटिविटी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं पे हम में से जो बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं ना, कहीं पे नेगेटिव हो जाते हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो व्यक्ति अब बनना है जो इतना पॉजिटिव होगा, सूरज के जैसा, अंधेरे में भी रहेगा तो उसको हमेशा रोशनी दिखाई देगी, वो रोशनी पैदा करेगा। तो वहाँ से मैंने कहा कि अब मैं सुपर पॉजिटिविटी एक मूवमेंट चलाऊंगा, जिसमें हम सिर्फ हमेशा पॉजिटिव रहना। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आज इतना पॉजिटिव है, कल इतना, परसों इतना, जो मतलब वो नीचे ही ना आए। हम कहते हैं ना कि ऊपर नीचे, ये तो एक मतलब बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी हर किसी में होता है। बट ये तो हमने कह दिया ना, क्योंकि जब तक किसी ने फ्लाइट को डेमॉन्स्ट्रेट ही नहीं किया तो हमने कहा कि उड़ान कैसे भरी जाएगी, वो तो पक्षी भरते हैं, राइट। बट तो फिर मैंने कहा ऐसा है संभव, और मैं वो व्यक्ति बन के दिखाऊंगा कि हर पल पहले पल से बेहतर। हर दिन ही नहीं है, हर पल पहले पल से बेहतर। तो फिर उस चीज़ को लेके मैंने एक पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सोचा कि सुपर पॉजिटिविटी क्या है। इस पर मैं अब एक विश्व कीर्तिमान बनाऊंगा। सबसे लंबा तब स्पीच था सुरेंद्र जी 46 घंटे और 21 मिनट बोलने का, और मैंने फिर पहला व्यक्ति बना जो 48 घंटे तक नॉन स्टॉप मैंने लेक्चर दिया, भाषण, स्पीच दिया 48। मतलब कहाँ पे? जम्मू में। हमारे वहाँ KL सहगल हॉल है जम्मू में, वहाँ पे पब्लिक स्पीच था, कोई भी आके उसको सुन सकता था। और 48 घंटे 31 मिनट वो चला। आपको शर्त ये थी गिनेस वालों की, ना तो आपके पास कोई स्क्रिप्ट होना चाहिए, ना आप कोई टेलीप्रॉम्प्टर, कुछ भी, आप बस बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, कंटिन्यू बोले। और वहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम थी वहाँ पे, वो जी। अब ऑब्जर्व करते हैं। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझसे कई बार पूछा जाता है कि तो गिनेस के भी बनाने के बहुत सारे क्रिएटिव तरीके होते हैं जी। आपने जैसे कहा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दिन होगा क्रिएटिवली जब हम चलेंगे उस पर। तो गिनेस एक चीज़ अलाउ करता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, एक होता है ऑफिशियल एडजुडिकेटर। ऑफिशियल में उनका जज ऑन स्पॉट होगा, वो आपको प्रेजेंट करेंगे आपका इवेंट होने के बाद, राइट। उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, 8-10 लाख रुपए, राइट। तो जब मैं जम्मू वापस गया, मेरे पास जेब में 8-10 रुपए थे, तो मैं 8-10 लाख रुपए कहाँ से अफोर्ड करूँगा? ये सब मैंने सब कुछ भारत में हम जुगाड़ करके करते हैं ना, क्रिएटिविटी के साथ, वैसे किया। तो मैंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया
कि आप थोड़ा ये कर दीजिए, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को किया, आप मुझे ऑडियंस दीजिए, किसी को कुछ, किसी को कहा आप हॉल दीजिए। तो ऐसे करके ये हुआ। और एक ये प्रोसीजर था कि आपको शूट करके, और गिनीज वाले कुछ कहते हैं कि आप ऑफिशियल नोटरीज वगैरह ये सब विटनेसेस अपॉइंट कीजिए। तो वो लंबा प्रोसेस होता है, हाँ, लेकिन वो उसमें follow पैसे की कोई लागत नहीं होती। हाँ हाँ, वो फॉलो किया मैंने वो फॉलो किया। राइट। उसमें रिस्क ये रहता है, अब आपने 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड कहे, मैंने एक साल में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक कैंपेन किया था। उसमें रिस्क ये होता है कि यदि आप पैसे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को दे नहीं रहे कोई भी, तो उनका ये रहता है कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं करता गया एक के बाद एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन मुझसे पहले और लोग जो तोड़ेंगे और गिनीज वालों को उन्होंने पैसे दिए, तो मेरा वो नलिफाई हो जाएगा। लेकिन उसमें से भी 21-22 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साल के अंदर अप्रूव हो गए। और क्या क्या रिकॉर्ड थे? जैसे एक तो ये तो लंबी स्पीच का हो गया, और कुछ दूसरा मेरा था सबसे लंबे नाटक का। मैंने 1200 पन्ने का एक नाटक लिखा। अच्छा। स्कूल के बच्चों के साथ, ये सब मैंने स्कूलों में किए। शुरू से मेरा एक पैशन रहा है कि स्कूल के बच्चों में, छोटे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर सुपर पॉजिटिविटी आए। तो लॉन्गेस्ट नाटक मैंने 8 स्कूल के बच्चों के साथ किया। सबसे बड़ा ग्रीटिंग कार्ड, एक स्कूल को मोटिवेट किया कि आप ऐसे लंबा सा हम फ्लेक्स बनाएंगे, इसको फोल्डिंग करेंगे। तो जम्मू में एक स्कूल है जोधामल, वहाँ पे किया। फिर मैंने एक स्क्वॉश खेलने का, अच्छा, वो बनाया। फुटबॉल पेनल्टीज़ का था कि आप 24 घंटे में कितनी पेनल्टीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद बास्केटबॉल पासेस का था, और 17 अलग अलग फील्ड्स में मैंने बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और ये कोई भी कर सकता है, मतलब कोई भी व्यूअर जो देख रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा उनको लगे कि मैं कोई स्पेशल हूँ। मैंने 40 के बाद ये सब किया। पैसे मेरे पास थे नहीं, और जम्मू कश्मीर में कोई हिस्ट्री नहीं है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मुझसे पहले। तो अगर मैं वहाँ पर ये सब कर सकता हूँ, 40 की उम्र में कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। वंडरफुल। गोलीड बनना पड़ेगा उसको। वंडरफुल। मतलब 28 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अल्टीमेट है सर। बन गए, गोल था, बन गए। थैंक यू। आप आ गए हैं, एक आध तो हमारे पास भी आ ही जाएगा अभी। बिल्कुल आएगा आज ये साइन। तभी मैंने कहा ना, मैं विजुअलाइज कर लिया। मैं हमेशा चीज़ों की कल्पना करता हूँ सुरेंद्र जी सर। और आपकी ऑडियंस को भी मैं ये आज डायरेक्ट सेलिंग के जितने आप महानुभव हम देख रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप एंड गोल को ज़रूर विजुअलाइज कीजिए। आप ये विजुअलाइज कीजिए कि एक दिन आप यहाँ बैठ के सुरेंद्र जी के साथ चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आप होंगे। आप आंखें बंद करके ये विजुअलाइज कीजिए कि आप पैक्ड स्टेडियम में लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं खरीदने के लिए। आप जहाँ जा रहे हैं, लोग हैप्पीली उसको खरीद रहे हैं चीज़ों को। बट उसके लिए भी आपको सुपर पॉजिटिविटी से भरना पड़ेगा। वो होगा तो कोई भी कर सकता है। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। स्पोर्ट्स पे आते हैं जी। आप पहले तो आपका बहुत दिल की गहराई से इस चीज़ के लिए आभार और धन्यवाद कि आपका एक रोल रहा इंडिया में जो गोल्ड मेडल्स आए हैं ओलंपिक में, उसमें आपका एक रोल रहा। थैंक यू सो मच। ये यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, और जो ये स्पेशल एक पोस्ट रहती है स्पेशलिस्ट स्पोर्ट मोटिवेटर, ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? बहुत अच्छा, आप फिर से आपके प्रश्न सभी अच्छे हैं सुरेंद्र जी। तो 2018 में, जैसे मैंने कहा, 17-18 में मैं अमेरिका के एक USA के टूर पे गया। एक गोल बना के कि 50 स्टेट्स मुझे गाड़ी से उसको भी एक बार लेते हैं। आपने इंडिया पूरा कवर किया और US पूरा किया जी। तो उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, और एक बार दोनों यात्राओं को देखते हैं। पहले इंडिया से शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र जी, मैंने जब ये कर लिया, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया, सुपर पॉजिटिविटी संगठन की शुरुआत कर ली, तो अब मुझे लगा मुझे ऐसे उदाहरण कायम करते जाना है कि व्यक्ति के पास कुछ ना हो, फिर वो कुछ बड़ा करके दिखाए तो मज़ा आ जाए। अब ना तो मेरे पास लेट्स से SUV थी, ना मेरे पास पैसा तो था ही ज़ीरो। तो हमारे पास एक छोटी i10 गाड़ी थी, और एक दिन गोल बनाया कि ये मैं सुपर पॉजिटिविटी स्कूलों में जब तक जम्मू कश्मीर में कर ही रहा था, स्कूलों में जाके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मोटिवेट करता था, आज भी करता हूँ। राइट। तो मैंने कहा मैं भारत भर के स्कूलों में करूँगा। तब सोचा कि हमारे स्टेट्स इतने हैं, यूनियन टेरिटरीज इतने हैं, तो इन सब में जाके ना ऐसा कुछ कैंपेन बनाए। तो कुछ ऐसा था नहीं। फिर मैंने कहा हम करते हैं ऐसा। मेरे माता पिता भी, उनका आशीर्वाद रहा
तो हमने ये डिसाइड किया कि अपने दोस्तों के साथ तो भारत का भ्रमण कई लोगों ने करनी, या किसी स्टेट का गोवा चले गए, कहीं चले गए, हम अपने माता पिता के साथ भारत के सभी कोने छुएंगे, एक ही ट्रिप में करेंगे, और सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में, और बच्चों को रास्ते में मैं मोटिवेट करता जाऊंगा। जिस स्कूल में गाड़ी रुकेगी, मतलब जहाँ रुकी, देखा यहाँ स्कूल है, गाड़ी रोक के अंदर प्रिंसिपल से बोले कि आप हमें बच्चों के साथ 5-10 मिनट, और आप यकीन माने मैं फ्री कर रहा था, खुद अपनी सर्विसेज दे रहा था, फिर भी मुझे 6 में से 5 नो मिलते थे। अभी हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एनुअल डे है, स्पोर्ट्स डे है, ये है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता रहा, क्योंकि सुपर पॉजिटिविटी है, आप आगे बढ़िए। आपके डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा बहुत होता है जी, आप आगे बढ़ते रहिए, आपका गोल जो है वो उसको अचीव करना है। मेरा गोल था हर स्टेट में जाके, हर यूनियन टेरिटरी में मुझे लोगों को मोटिवेट करना है भारत में, और 100 दिन के अंदर पूरा करना है। अचीव किया? पूरा किया जी। 1 सितंबर को मैं आपको काट रहा हूँ, तुर्तुक लद्दाख में शुरू किया, और 10 दिसंबर 2015 को पोर्ट ब्लेयर केंद्रीय विद्यालय में उसे पूरा किया, बिना किसी कॉन्टैक्ट के, बिना किसी नेटवर्क के, और बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के, बस करते गए और हो तो गया। ये भी गिनीज बुक में ये एक्चुअली मैं मुझसे बाद में कहा कि कर सकते थे, मैं बाद में सोचा कि इसको भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता था, लेकिन ये एक मिशन, एक बड़ा स्पिरिचुअल मिशन था कि इसको मैं एक्चुअली रिकॉर्ड की तरह नहीं देख रहा था, इसे बल्कि अपने देश के प्रति अपनी सेवा की तरह देख रहा था कि यदि पूरे देश में मैं 10 लोगों को भी 10 बच्चों को भी अगर मैं थोड़ा और पॉजिटिव बना सका, तो वो मैं सोचता था मेरे देश के प्रति मेरी सेवा होगी। फिर आपने यूएस चुना उसके बाद? जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यूएस नहीं चुना, टू बी ऑनेस्ट, मैं लद्दाख में था, और लद्दाख में भी मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने गया था। जब मेरे ये सारे हो गए तो एक वहाँ महाबोधि इंस्टीट्यूट है लद्दाख में, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते आप हमारे बच्चों के साथ भी कुछ कीर्तिमान वगैरह बनाइए। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे एक नासा से साइंटिस्ट आए हुए थे, भारतीय मूल के थे, डॉक्टर नूर गिलानी। तो उन्होंने देखा, और उन्होंने जब मेरी बच्चों के साथ स्पीच हुआ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बच्चों के साथ वहाँ बनाया, उन्होंने कहा मैं ऐसे रहता हूँ अमेरिका में, मैं इतना प्रभावित और प्रेरित हूँ आपके काम से, आप आइए, मैं आपको होस्ट करूँगा। अच्छा, आपकी टिकट भी मैं दूंगा, आप आइए। क्योंकि उन दिनों मैं अपना सारा काम फ्री कर रहा था, आज भी मैं 95% मेरा काम फ्री रहता है, बट तब 100% फ्री ही था। और मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है आने के लिए, वीज़ा है। तो उन्होंने कहा टिकट मैं दे दूँगा, और आप रह के मेरे पास रहिए, मैं चाहता हूँ कि वहाँ के भी कुछ स्कूलों में आप कीजिए बच्चों को मोटिवेट, मुझे लगेगा कि मैं भी अमेरिका के प्रति अपनी सेवा कर पाया। तो उनके आग्रह पर मैं गया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि मैं सिर्फ उनके स्टेट का गोल बना के नहीं, फिर मैं 50 स्टेट्स का गोल बना के आया। पहली ही स्पीच में मैंने लोगों को कहा कि मैं इसे 50 स्टेट्स में जाना चाहता हूँ, मेरे पास जेब में $400 है, और $400 तो आपके अमेरिका में 2 ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मेरी सर्विसेज फ्री ले लें, उसके एवज़ में आप मुझे केवल अगली स्टेट तक जाने का एक मौका दे दें, कि मैं अगली स्टेट में पहुंच जाऊं। एक गाड़ी, क्योंकि मैं ड्राइव करके जाना चाहता हूं, तो गाड़ी वहाँ पे रेंटल कार्स मिलती हैं, आप एक शहर में लें और दूसरे शहर में आप ड्रॉप कर दें। अच्छा। अब इंडिया में भी होना शुरू हो गया, पर पहले सिर्फ वहाँ था। तो ऐसे हर्ट्स रेंट अ कार करके मैं करता गया, और हमेशा कोई मुझे होस्ट करने के लिए कुछ लोग कहीं से प्रकट हो जाते थे, तो मैं चलता गया एक से दूसरा। 8 महीने में सुरेंद्र जी, बिना पैसे के, बिना एक भी पैसा खर्चे, यूएसए का पूरा मैंने टूर किया 50 स्टेट्स का। और वो गोल जब मैं पूरा कर रहा था, तो एक टेनेसी में एक स्कूल में मैं गया था, वहाँ पर मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है? तो एक बच्ची ने खड़े होके उसका आंसर दिया, माइकल फेप्स। माइकल फेप्स। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि माइकल फेप्स के अकेले के 160 देशों जितने ओलंपिक मेडल हैं, उन्होंने 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं, और 160 ऐसे देश हैं जिनके उनसे कम या उतने ओलंपिक मेडल। मैंने कहा ग्रेट। तो उस दिन मैं जहाँ ठहरा था, मैं वापस आया और मैंने रिसर्च किया, और उस दिन मुझे मालूम चला कि भारत भी उन 160 देशों में से, कि 160 देशों में एक अकेले खिलाड़ी के उतने मेडल हैं जितने हम सब 125 करोड़ लोगों के। उसने मुझे बहुत झकझोड़ा,
मैंने कहा यार हम कुछ कर ही नहीं रहे इस बारे में, हम्म, हम केवल क्रिटिसाइज करना जानते हैं, नहीं उनके अंदर ये है, उनके अंदर, हमारे अंदर वो बात नहीं है, क्यों? तो मैंने वो गोल अमेरिका का पूरा किया, मैं हिंदुस्तान वापस आया और मैंने 6 महीने रिसर्च किया कि हमारे इतने कम ओलंपिक मेडल क्यों हैं, हम्म, और फिर भारतीय ओलंपिक टीम के लिए एक प्रोग्राम बनाया, गोलीट प्रोग्राम। पहले एक शब्द बनाया गोलीट, हम्म, मैंने कहा एथलीट और गोल को गोल। जोड़ लेंगे, गोल और एथलीट को जोड़कर एक नया शब्द बनेगा गोलीट, यानी गोल का खिलाड़ी, हम्म, लक्ष्य का खिलाड़ी। वो कोई भी हो सकता है, वो आप हैं, वो आप हैं तो आप इस पोजीशन में हैं, वो मैं हो सकता हूँ, कोई अपना वजन 5 किलो कम करना चाहे वो हो सकता है, सुबह 5 बजे उठ के दौड़ पे जाना चाहे वो हो सकता है, एक अच्छा बेटा बनना चाहे वो हो सकता है, एक अच्छा भारतीय बनना, मतलब जिसका कोई भी पॉजिटिव गोल है और उस गोल को वो चेज़ करता है, वो गोलीट है। तो वो प्रोग्राम मैंने भारतीय ओलंपिक टीम को पेश किया। मुझे कम से कम 3-4 महीने कोई वापस किसी का रिप्लाई ज़ीरो आया। 54 फेडरेशंस को मैंने लिखा, एक का भी रिप्लाई नहीं आया सुरेंद्र जी। लेकिन मेरी एक कि अगर गोल लॉक कर दिया तो उस पर मैं कायम हो जाता हूँ, सुपर पॉजिटिविटी के साथ सुपर पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, आने दो, कितने भी फेलियर आएगा, रिजेक्शन आएगा, आने दो, चलना है, करना है। तो बस उसके बाद आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में है, जो इंडियन आर्मी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ के कमांडेंट हैं कर्नल राकेश यादव। उन्होंने, मैंने एक बुक लिखी स्क्वाड ऑफ सुपर चैंपियंस ओलंपिक पे, जो मेरी रिसर्च वाली बुक थी, और मेरा प्रस्ताव था कि ऐसे मैं आके आपके इंस्टीट्यूट में आपके खिलाड़ियों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा पुणे आइए, और आपसे मैं रूबरू होकर ये जानना चाहता हूँ कि किसने इतना बड़ा सोचा कि हमारे ओलंपिक खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जा सकता है। मुझसे पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि ओलंपिक खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जा सकता है। सबको लगता था वो तो पहले से इतने मोटिवेटेड हैं, इनको कैसे हम मोटिवेट करेंगे। पर मुझे लगता था कि हर एवरेस्ट के ऊपर भी कुछ जहाँ हैं, कुछ चोटियाँ हैं जो हमें चढ़नी हैं, तो वैसे ही इसके ऊपर के भी तो लेवल्स हैं। तो मैं उनके पास गया, तो जैसे आप और मैं बैठे हैं, हम दोनों बैठे थे, तो कर्नल राकेश यादव ने मुझसे पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, किताबें लिखी, सब अच्छा, बट आप क्या साइकोलॉजिस्ट हैं? मैंने कहा मैं तो बीकॉम हूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है साइकोलॉजी में। तो उन्होंने कहा फिर आपकी स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी अचीवमेंट रही होगी, आप स्पोर्ट्समैन होंगे। मैंने कहा उतना ही स्पोर्ट्स जितना साधारण लोग स्कूल में खेलते हैं उतना खेलें। वो देखते रह गए मुझे। उन्होंने प्रस्ताव देख के सोचा कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी, मेरी बैकग्राउंड है, या मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कहा सर, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक साधारण भारतीय हूँ जिसका केवल एक मानना है कि गोल इतने बड़े जब हो जाएंगे तो भारत के इतने भर भर के ओलंपिक मेडल और ओलंपिक गोल्ड आएंगे। ये गोलीट है, ये प्रोग्राम लेकर मैं आया हूँ, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ करना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी वो शौक हो गए पहले तो, फिर वो शौक से जब उभरे, उन्होंने कहा देखिए अब आप आ गए यहाँ पे, मोस्ट वेलकम, अब आप आए, चाय पी के जाइए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इंडियन आर्मी से परमिशन चाहिए होगी, आप आर्मी हेडक्वार्टर्स से मुझे 6 महीने लगेंगे। तो मैं आपके मन से कह रहा हूँ, मैंने कहा सर ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं इसको, अनऑफिशियली करते हैं, आप मुझे केवल एक मौका दीजिए। मैं पुणे आ गया, आप मुझे एक चांस दीजिए, और ये मैं आपके डायरेक्ट सेलिंग वालों को भी ये कहूँगा कि वो एक चांस आपको खुद तलाशना पड़ेगा। मैं वहाँ था, मैंने कहा सर एक चांस दीजिए, मैं किसी को मुझे ग्रुप दे दीजिए, मैं इनको मोटिवेट करूँगा। सुरेंद्र जी वो पता नहीं क्या उनको मुझ में लगा, उन्होंने कहा विक्रांत मैं एक, आपके मेरे बीच ही रहेगा, आपको मैं एक मौका देता हूँ आपको, लेकिन मैं अपने खिलाड़ी नहीं दूंगा, आपको अपने कोच दूंगा। अच्छा। और ये कोच ऐसे हैं कि मैं बोलना शुरू होता हूँ तो ये सो जाते हैं, सुनते नहीं। क्यों ये नहीं सुनते? क्योंकि इनको पता है कि कमांडेंट तो आगे चला जाएगा, बट हमने तो यही रहना है। कहते अगर आपने इनको मोटिवेट कर लिया तो फिर मैं आपको खिलाड़ी दूंगा। मैंने कहा सर डन। उन्होंने कहा 10 मिनट है, आप 10 मिनट में कीजिए। तो वो 10 मिनट सुरेंद्र जी वो भी बैठे अपने हॉल में, उन्होंने अपने कोचेस को बुलाया, वो 10 मिनट 1.5 घंटा बन गए, और उसके एंड में उसकी कृपा से स्टैंडिंग ओवेशन मिला सबसे, और कमांडेंट ने आके मेरे पीठ पर थपथपाया और मुझे कहा कि विक्रांत मैं आपके लिए आपके रास्ते खोलूँगा। उन्होंने फ़ोन उठाया, आगे इंडियन
बॉक्सिंग फेडरेशन, वहाँ पे भी उनके कोच थे, आर्मी के ही कोच थे, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, नेशनल, बाकी जगह सबको कॉल किया। वीरेंद्र रैस्किना जो हमारे भारत के हॉकी कैप्टन रहे हैं और आज ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट चला, उनको कॉल किया कि हम आज मुझे हीरा मिला, मैं चाहता हूँ आप भी इसका फ़ायदा लो। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। 6 साल और 6 दिन बाद मिल रहे हैं। तो मेरे खिलाड़ियों के 51 मेडल आ चुके हैं जिनको मैंने मोटिवेट किया है ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, और उनमें से रवि दहिया का पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल था, और भारत के यंगेस्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट जो हैं अमन सहरावत, उनको भी मैं मोटिवेट करता हूँ। दीपक पुनिया जो हमारे देश की शान है, कॉमनवेल्थ चैम्पियन भी हैं, वो भी आज सुपर पॉजिटिविटी फाउंडेशन में मेरे साथ डायरेक्टर हैं। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा को मैंने तब मोटिवेट किया जिस दिन उनकी एल्बो सर्जरी हुई थी। अच्छा। वो ज़िंदगी में लो थे, मुझे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप नीरज चोपड़ा को मोटिवेट करने चाहिए, और नीरज और मैं ऐसे बैठ के हमारा सेशंस हुए, और मैं उनकी सफलता का क्रेडिट तो नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब नीरज खुद लो पॉइंट पे थे तब भी आर्मी ने मुझे कहा कि इनको जाके आप मोटिवेट कीजिए। क्या बोला आपने नीरज को? यही कि जैसे वो कहते हैं ना कि जब आप पूरी इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की चाहत की है कि पूरी कायनात ने तुमसे मिलाने की साजिश की है, तो मैंने कहा कि नीरज आप पहले तो ये गोल बताइए कि ये कोरा पन्ना मैंने नीरज को दिया और कहा इस पर अपने गोल लिखिए, आपके गोल क्या हैं। तो नीरज ने 2 गोल लिखे थे जो मैं आज आपकी ऑडियंस को बताता हूँ कि एक गोल तो था ओलंपिक चैंपियन, उस समय तक नहीं थे वो। हाँ, 2019 की बात है। इनफैक्ट 2020 में ओलंपिक होने वाले थे, नीरज के चांसेस भी नहीं थे क्योंकि 1 साल तो उनको रिकवर करने में लगने वाला था, तो वो 2020 का ओलंपिक शायद खेल भी ना पाते। अब यहाँ पे मैं आपकी ऑडियंस को बताऊंगा करिश्मे कैसे होते हैं। 2000 वो उन्होंने कोरे पन्ने पे लिखा मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है, क्योंकि मैंने कहा मुझे छोटा गोल मत लिखिएगा, इस पर जो सबसे बड़ा गोल आप सोच सकते हैं वो लिखिएगा। और दूसरा उन्होंने उस पर गोल पे लिखा उस पन्ने पे, और ये नीरज चोपड़ा का भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि 90+ मीटर्स में 60 टाइम्स फेंकूंगा भाला, 90+। गोल बनाया। अब वो फेंक पाए हैं या फेंक पाएंगे ये इतिहास जानेगा। पॉइंट ये है उन्होंने 2 गोल इतने बड़े बनाए वहां पर, और वो बड़े गोल बनाने का ये फायदा हुआ कि ओलंपिक्स ही पोस्टपोन हो गए। इतिहास में पहली बार कोविड आया, वो 1 साल के लिए ओलंपिक पोस्टपोन हो गए। तो 2020 में यदि ओलंपिक होते, नीरज तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ना कर पाते। क्या बात है, प्रकृति कैसे काम करती है। प्रकृति तब काम करती है जब इंसान के गोल बड़े होते हैं, वो गोल हिट होता है। तो ये मैंने खुद साक्षात होते देखा है, ओलंपिक्स के कई खिलाड़ियों के साथ देखा है, देश के उत्कृष्ट सब बड़े से बड़े खिलाड़ियों को मैं मोटिवेट करने का सौभाग्य मिला मुझे, उनकी ज़िंदगियों में होते हुए हर दिन देखता हूँ। तो आपको भी यही कहूँगा, आपने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे बोला, तो आप गोल बना के लिख दीजिए उसको कोरे कागज़ पर, और अपने बेड पर, अपने उसके सामने दीवार पर जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली देखते हैं लगा दीजिए। देखते रहिए उसको, विजुअलाइज करते रहिए, बोलते रहिए उसके बारे में, वो होगा। स्पोर्ट्स पे थोड़ा और मैं बातचीत करना चाहूँगा जी। स्पोर्ट्स में आपको बहुत सारे प्लेयर्स के साथ में आपने काम करने का मौका मिला जी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका कि यार ये तो मान ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है, क्या करूँ मैं, मतलब आप भी थोड़ा सा नेगेटिव हो गए हों उसको मोटिवेट करते हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है। ऐसा व्यक्तिगत खिलाड़ियों से ज़्यादा ऐसा ग्रुप्स में फेस हुआ। जब मैं शुरू में, जैसे मैं आर्मी स्पोर्ट्स की बात करूं, जब उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मेरा पहला दिया तो उनको लगा यार ये कौन है, मतलब ये यहाँ पर मैं एक डिफरेंस ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स मोटिवेशन अभी तक मुझसे पहले किसी ने क्यों नहीं किया, या मेरे बाद अभी तक कोई क्यों नहीं है इस फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड सिखाया नहीं जा सकता। ये फील्ड पहले आपको जीना पड़ेगा, फिर आप इसमें आएंगे। क्योंकि जो सामने बैठा हुआ है ना, वो पहले से इतना मोटिवेटेड है, वो इतना मोटिवेटेड है कि आप यदि उसको बताने सिर्फ फ़लसफ़े की बातें लेकर चले जाएंगे ना उसके पास, वो नहीं समझेगा। तो उन्हें जब तक मेरे बैकग्राउंड के बारे में मालूम नहीं था, या मैं जब उनकी गहराई में नहीं जा पाया था, तो शुरू शुरू में वो मेरे से बहुत ब्लॉक थे, ये कौन आ गया। और जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ा छोटा लगता हूँ, उन्होंने लगा कौन है आ गया है बच्चा, हालांकि तब मैं 42-43 साल का था। ये क्या सिखाएगा हमें, ये कौन है। जो मैंने कहा, जैसे कमांडेंट को भी सुनते हुए सो जाते थे, तो मैं किस खेत की मूली था। तो लेकिन यही तो सुपर पॉजिटिविटी काम आती है कि आप
ऑब्स्टिकल्स को मत देखिए, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, वो आने ही आने, लेकिन आप उसके आगे देखिए। ये सोचिए जब मैं इनको मोटिवेट कर लूँगा कितना आनंद आएगा। जब एक खिलाड़ी और अच्छा करेगा तो कितनी कितनी संतुष्टि होगी, और इनमें से जो देश के लिए कोई कुछ कर गया तब तो अपार आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा लग रहा है जिसके साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि बहुत बढ़िया, वेरी मतलब अच्छा प्लेयर तो है, ये इंसान बहुत अच्छा है, स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे चीज़ों को ग्रैब किया? मैं 2 व्यक्तियों को यहाँ पर नाम लूँगा, दीपक पुनिया और रवि दहिया। सभी खिलाड़ी जिनके साथ मैंने काम किया उन सब ने मुझे कुछ सिखाया है। मैं क्या कहूँगा कि मैंने उन्हें कुछ सिखाया हो, बल्कि मैंने उन सबसे कुछ सीखा है। लेकिन 2, आपने चूँकि व्यक्ति की बात की तो 2 ऐसे हैं। पहले दीपक पुनिया, रेसलिंग के हैं, दोनों खिलाड़ी रेसलिंग के हैं। तो रेसलिंग के बारे में एक मनोधारणा क्या है कि लड़ते हैं, कैसे रहा होगा ये वो, और छवि भी रेसलिंग की बहुत धूमिल हुई पीछे अभी। तो ये 2 खिलाड़ी, यदि आप इनको, कोई भी आपके दर्शक भी अगर इनके बारे में जानते हों या गूगल भी करें, ये 2 खिलाड़ी, इनकी छवि और इन्होंने जो किया, अब जब बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही थी, आपको इन दोनों का नाम कहीं नहीं दिखाई, क्योंकि मेरी शर्त ही सबके साथ काम करने की एक होती है कि जो हमारे साथ काम करेगा वो सुपर पॉजिटिव रहना है, उसको नेगेटिव काम कोई नहीं करना। तो दीपक पुनिया वो खिलाड़ी हैं जिसने 4 साल 3 साल मेहनत की पेरिस ओलंपिक्स के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों इन दोनों का नाम लिया जी। सुरेंद्र जी, बहुत बड़ी जर्नी होती है। 4 साल आप एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, क्वालिफाई करने के लिए, और आप उसके नज़दीक हैं। और होता क्या है कि आप दुबई में फंस जाते हैं जिस दिन साइक्लोन आता है। आपको पहुंचना है, आप कहीं से फ्लाइट लेके, दुबई आपका कनेक्टिंग है, और आप उस दिन दुबई पहुंचते हैं जब 85 साल के सबसे बड़े फ्लड दुबई में आते हैं, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और आप 3 दिन दुबई एयरपोर्ट पर स्टक रह जाते हैं। आप पहले ही लेकर आए कि मैं तो 3 दिन पहले टूर्नामेंट से पहुंच जाऊंगा। तो दीपक का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था अप्रैल में, और दीपक वहाँ पे दुबई में स्टक हो गया। वो जिस दिन वहाँ पहुँचा 8:30 बजे का समय था, 8 बजे क्वालिफाइंग क्लोज हो गया। उन्होंने दीपक को क्वालिफाई नहीं करने दिया। दीपक ने वहीं से मुझे कॉल किया, उसने कहा सर, और हम आपस में जैसे हम हेलो या थैंक यू की जगह, नमस्कार की जगह बोलते हैं, यस थैंक यू यूनिवर्स, ये हमारा एक ग्रीटिंग है आपस में, यस थैंक यू यूनिवर्स। उसने कहा यस थैंक यू यूनिवर्स सर। तो मैं उसकी आवाज़ की टोन से तो समझ गया कि कुछ हुआ है। तो उसने कहा सर, उन्होंने नहीं खेलने दिया, मतलब मौका ही नहीं मिला। और वहाँ पर भी वो निराश नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। उसने कहा सर कोई नहीं, मैं मेहनत करता रहूँगा, 28 में देख लेंगे। ये है सुपर पॉजिटिविटी, कि वो खिलाड़ी भले ही उस ओलंपिक में भारत के लिए मेडल ला पाया हो या ना ला पाया हो, बट वो सुपर पॉजिटिव रहा। तो मैं उसका नाम पहले लूँगा। और रवि दहिया दूसरे खिलाड़ी हैं। आप पूरे भारत में देखा कि सेमीफाइनल मैच था, टोक्यो ओलंपिक्स का हो रहा था, और तब कजाकिस्तान के खिलाड़ी थे। उन्होंने रवि को, और रवि हार रहा था वो मैच 2-9 से, तो कुछ उसने पलट फेर किया, उलट फेर किया, और वो जीतने की पोजीशन में आ गया तकरीबन। बट उसने उसकी बाजू पर बहुत गहराई से कट मारा, उसे अपने दांत उसमें गाड़ दिए उसकी बाजू में, और कोशिश की कि जो ग्रिप में रवि ने उसको पकड़ा है वो छोड़ दे। ये इलीगल है, फाउल है, लेकिन उसने ऐसा किया, पूरे विश्व ने ऐसा देखा। खैर, रवि ने वो ग्रिप छोड़ी नहीं, क्योंकि वो सुपर पॉजिटिव था। उसने बनाए रखा और उसको चित कर दिया खिलाड़ी को, और वो फाइनल में पहुंच गया, भारत के लिए सिल्वर मेडल सिक्योर किया। सुपर पॉजिटिविटी ये है, जैसे ही वो मैच से उतरा, सारा जो भारत का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव दल था, उन्होंने कहा एक्शन लो, इसके अगेंस्ट एक्शन लो कि ये गलत है, फाउल करो, इसको अभी डिस्क्वालीफाई करें। रवि ने कहा, उसने अपना कर्म किया, मैंने अपना कर्म किया। उसने कोई कंप्लेंट उसके अगेंस्ट फॉर्मल नहीं की। अब कुछ लोग, मैं जानता हूँ आज समाज ऐसा चल रहा है, देश है, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं, इसको करना चाहिए था। क्यों? आप अपना कर्म करते रहे ना, आपको अपना कर्म करने से थोड़ी कोई रोक रहा है। लेकिन उस कर्म में यदि आप नेगेटिव हो जाए, नहीं मैं ये करके दिखा दूंगा, वो करके दिखा दूंगा, ये आपको पीछे रखेगा। रवि को सिल्वर मेडल जिताया उसकी उस सोच ने, वो वापस आया। मान सम्मान जितना नीरज चोपड़ा और रवि दहिया का हुआ, ये सृष्टि गवाह है।
और उसको बहुत ही अच्छे स्थान पर आज वो दिल्ली सरकार में छत्रसाल स्टेडियम में है। तो हर तरीके से रिवॉर्ड उसको मिलता है जो हमेशा सुपर पॉजिटिव रहता है। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मैं विशेष सुपर। ये मुझे लग रहा है कि हमारा अब तक का सबसे लंबे इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू जाने वाला है, लेकिन 2-3 चीज़ें और मैं ज़रूर कवर करना चाहूँगा विक्रांत जी। मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरी वजह से आपका इंटरव्यू लंबा हो रहा है, लेकिन मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और निश्चित रूप से व्यूअर भी बहुत इन्जॉय करेंगे। थैंक यू। आपने 37 किताबें लिखी हैं जी। मेन कंटेंट क्या रहा इन बुक्स का? मेन कंटेंट हमेशा जी एक शब्द में ही वही है, सुपर पॉजिटिविटी। हर किताब में आप ये पाएंगे कि नेगेटिव नहीं होना और प्रैक्टिकली कैसे मतलब हम उन चीज़ों से ओवरकम कर सकें। हर किताब ले दे के उसी चीज़ पे वापस आएगी, क्योंकि मेरा मानना ये है सुरेंद्र जी कि नेगेटिविटी इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग सोच रहे हैं कि फलां बीमारी, मैं बीमारियों के नाम नहीं लेता तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक नेगेटिविटी है। मेरी दादी नानी ने मुझे बचपन में सिखाया था कि मुंह से हमेशा अच्छे शब्द बोलो, जो बोलोगे वो होगा, क्योंकि सरस्वती का वास आपकी ज़ुबान पे है। यस। ये भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं इनको कहूँगा कि अपने मुंह से थोड़ा अच्छे शब्द बोलते रहें। तो ये सबसे बड़ी बीमारी नेगेटिविटी है, उसी में से बाकी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। क्राइम भी वहीं से पैदा हो रहा है, सब कुछ वहीं से शुरुआत। निराशा है तो इंसान क्या कर रहा है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश अपने संगठन से और अपने काम से, अपनी पुस्तकों से, आज इस इंटरव्यू से भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप नेगेटिव ना होएं। आज व्यूअर्स देख रहे हैं, हो सकता है इनमें से आप में से कईयों का इस वक्त जिसे कहते हैं बुरा फेज चल रहा है। ख़ासतौर से आपके लिए है कि जो व्यक्ति आज आपके सामने बैठा है, आज भी 12 साल उसका एक किस्म से बुरा फेज चल रहा हो सकता है, क्योंकि आज भी जिस मुकाम तक मैं पहुंचाने की इसको कोशिश कर रहा हूँ उससे मैं बहुत पीछे हूँ। लेकिन मैं उसको एक लाइन में कहता हूँ, हर पल पहले पल से बेहतर। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। 86,400 सेकंड है। ऐसा कैसे है कि जो आप डिप्रेशन में भी जो लोग चले गए हैं या कुछ भी, उनकी ज़िंदगी में भी मतलब हर मोमेंट ख़राब है। अरे आप सांस ले रहे हो, आप देख पा रहे हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, और अगर नहीं भी चल रहे तो निक वॉयचिच से प्रेरणा लीजिए जिसके तो हाथ पैर ही नहीं है। यस। तो आप हमेशा ऐसे किसी व्यक्ति से प्रेरणा ले सकते हैं जो आपसे बहुत नीचे। प्रेरणा लीजिए और फिर देखिए उस व्यक्ति ने क्या किया। तो मेरी हर पुस्तक प्रेरणा पर ही है, और प्रेरणा एज अ व्यक्ति। सक्सेस नेसेसरीली पर वो नहीं है, केवल सक्सेस पर, क्योंकि ऐसे होंगे तो सक्सेस तो मिलेगी। आज मेरे खिलाड़ियों को कितनी सक्सेस मिली है, आज मैंने किताबें लिखी हैं, मुझे देश विदेश से लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सकारात्मकता आपकी वजह से आ पा रही है, तो मैं तो उसे सक्सेस मानूंगा। लेकिन ये किताबें सब ये हैं कि पॉजिटिविटी पे, सुपर पॉजिटिविटी पे। 2 चीज़ें रहती हैं विक्रांत जी, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो बहुत बार हम लोग पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ाई जाती है, और कई बार पहले थ्योरी होती है बाद में प्रैक्टिकल पढ़ाई जाती है। तो पॉजिटिविटी को भी लेके मुझे ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग किताबें पढ़ के उनके अंदर वो पॉजिटिविटी आती है, फिर वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करते हैं। पहले थ्योरी पढ़ी, कुछ प्रैक्टिकल बाद में करते हैं। और कुछ लोग शायद ऐसे भी होते होंगे जो पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर बाद में थ्योरी उनके सामने आती है। बिल्कुल। तो जब आप सुपर पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ। आज से 25 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो नेगेटिविटी बहुत मिलती थी जी। और हमारे जो सीनियर थे, तो सीनियर का काम जनरली पॉजिटिव करना होता था, मोटिवेट करना रहता था, लेकिन कुछ समय पे वो भी नेगेटिव हो जाते थे। कंपनी को लेके, मैनेजमेंट को लेके, और वो नेगेटिविटी कई बार मेरे सामने भी जब वो बोलते तो मैं उनको बोलता था, मैं चेंज कर देता था उस टॉपिक को, समझ जाते हैं। क्या बात है। और वो कहते यार तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम नेगेटिव ही नहीं होते, तुम नेगेटिव ही नहीं सोचते। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली पहले किया। यस। थ्योरी फिर बाद में आई मेरी ज़िंदगी में, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी उसके ऊपर में। तो दोनों चीज़ें रहती हैं। और बहुत बार हम देखते भी हैं कुछ लोगों को, उन्होंने कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो फिर भी कुछ चीज़ें उनके अंदर में रहती हैं। दोनों प्रकार की चीज़ें रहती हैं। बिल्कुल। तो अद्भुत किताबें आपने लिखी हैं। लास्ट में इस बुक के ऊपर मैं ज़रूर थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। ये वही बुक है जिसने
आपसे मिलवाया है गोल इट। हाँ जी सो इस आपने टेडेक्स पे भी शायद आपका टॉक है किसके जी, ऊपर में, जी। तो ये क्या है, कैसे काम करती है गोल इट, और एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे अप्लाई कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो गोलीट तो सूर्य गोलीट है, जहाँ से अच्छा। हमारी उत्पत्ति हुई है, सूर्य गोलीट है। उसका गोल एक इट कैसे? मिशन है हाँ कि जी। मेरे को धरती तक हम्म, अपनी लाइट 500 सेकंड में पहुंचानी है। वो 501 सेकंड नहीं होते, वो 499 सेकंड भी नहीं होते। 500 सेकंड में उसका एक फोटोन पार्टिकल धरती की सतह को टच करता है, चेंज नहीं होता। वो गोलीट है। अगर गोलीट ना होता तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, कभी 510 सेकंड में आ जाएगी। वो गोलीट है, धरती गोलीट है। पिता हो गए सूर्य, गोलीट है। माँ हो गई धरती, गोलीट है, क्योंकि 24 घंटे में उसे घूमना है। और 460 करोड़ सालों से वो दोनों ऐसा काम करते आए। वो वैसे ही घूम रही है, वो वैसे ही अपना सूर्य जो है अपना प्रकाश प्रज्वलित करके धरती तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे माता पिता ही गोलीट हो गए तो हम तो कहते हैं ना, हम उनके ही अंश हैं। अगर एक बूंद जो है वो सागर का अंश है और उसकी विशेषताएं उसमें है, तो हमारे अंदर भी तो हमारे माता पिता की विशेषताएं आएंगी ना। तो हम तो स्वाभाविकता से ही गोलीट हैं, बट केवल वो अनकॉन्शियसनेस है। हमने इतनी धूल, वो अलादीन के चिराग पर इतनी धूल आ गई है कि उस चिराग को साफ करना पड़ेगा। इसलिए गोलीट बनना मैंने ओलंपिक के लिए यही किया कि मैं जब पहली बार मिला सबसे, तो मैंने पूछा सबसे कि गोल क्या है आपका, खिलाड़ियों से। तो सबका ये होता था कि देश के लिए कुछ करना है। मैंने और डिफाइन करो इस गोल को, और गोल क्या है, स्पेसिफिक हो जाओ। ओलंपिक खेलना है, ओलंपियन बनना है। मैंने कहा यार ये भी छोटा गोल है, और बड़ा करो। तो बड़ी डेयरिंग के बाद कुछ कह पाते थे, ओलंपिक मेडल जीतना है। क्या ये भी बहुत छोटा गोल है, इसको स्पेसिफिक करो, ओलंपिक चैंपियन। क्या इससे भी बड़ा करो, मल्टीपल ओलंपिक चैंपियन बनना। अगर माइकल फेप्स की बात हुई तो वो 4 ओलंपिक में गोल्ड जीता है। मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे खिलाड़ी, ऐसे लोग भारत के अंदर जो एक ही चीज से संतुष्ट ना हो जाएं कि बस हो गया। और वो समाज में से आएगा। इसमें खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी, मेरी, हम सब की गलती है, हमारे व्यूअर्स की। हम सब ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ऐसे बस हो जाते, बस हो गया बस। एक अमेरिकन, एक यूरोपियन बैठा हुआ, वो एक के बाद एक, एलन मस्क जो है वो गोलीट है। वो रुकेगा नहीं, वो धरती के अंदर भी चला जाएगा बोरिंग कंपनी बना के, और मार्स पे भी पहुंच जाएगा स्पेस एक्स बना के। क्यों? वो तो एक दिन, और यहां पर मैं अब बताना चाहूंगा कि वो तो एक दिन ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना सीवी तक देने के लिए गया ओरेकल कंपनी में, और सीवी भी नहीं दे पाया। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था एलन मस्क में। और आज वही एलन मस्क है कि वो तो अमेरिका की एक किस्म से सरकार को एनर्जी दे रहा है। तो इसलिए ये लोग गोलीट्स हैं। जिसने भी कुछ बड़ा किया वो एक गोलीट है। भीष्म पितामह भी एक गोलीट थे कि मैं एक संकल्प लेता हूं। अर्जुन एक गोलीट था, मछली की आंख दिख रही है तो वो मछली की आंख पर निशाना लगाएगा। तो ये सब गोलीट थे। एडिसन गोलीट था, जिसने ये माइक बनाया वो गोलीट रहे हैं। आपने ये इतना अच्छा स्टूडियो बनाया, शो बनाया, गोलीट हैं आप। केवल आपको मालूम नहीं है कि आप गोलीट हैं। तो इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर में गोलीट है। उसको निकाले कैसे? तो एक 5 स्टेप का प्रोग्राम बनाया है, बहुत संक्षेप में बता देता हूँ सुरेंद्र जी। गोलीट प्रोग्राम 5 नियम है इसके। पहला नियम, गोल बनाना, डिफाइंड गोल, और एक टाइम फ्रेम बनाना। ठीक है, ये गोल मतलब क्लियर है मुझे। क्लियर, ये लेवल अचीव करना है, इस समय अचीव करना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 31 दिसंबर 2025 तक यहाँ लगाना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, गोल हो गया। सेकंड हो गया, उस गोल के लिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको कोई एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं अब आपको रवि दहिया की बात बताऊं तो ओलंपिक से पहले मैंने उन्हें कहा था कि आप अपना जितना हो सके सोशल मीडिया से आप दूर रहें। अभी अमन सहरावत थे, तो अमन की एक बहुत बड़ी वीकनेस के बारे में मालूम नहीं है सबको। वो तारक मेहता को उल्टा चश्मा पूरा दिन लूप पे देखता था।
अरे क्या बात है। अच्छा। हालांकि बहुत अच्छा शो है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या है उससे नींद डिस्टर्ब होती थी, उसकी कॉम्प्रोमाइज़ होता था। तो मैंने उसे कहा कि चल 3 महीने के लिए, जब तक तेरा क्वालिफाई हो जाए तू ये छोड़ दे। उसने छोड़ा। सेक्रीफाइस था उसका। सैक्रिफाइस मतलब कोई एक सैक्रिफाइस XYZ, जैसे मैंने वो कहा, हमें तो मालूम बहुत- होता है कि यार ये समस्या है हाँ, मेरी, ये वीकनेस है मेरी, वो छोड़नी पड़े, उसको सेक्रीफाइस और उसको लिंक कर दीजिए अपने गोल के साथ। किसी की चाय कॉफी हो सकती है, चॉकलेट है, मीठा है, स्क्रोलिंग है, कुछ है, छोड़ दीजिए, गोल के साथ लिंक कीजिए। ये कर दिया। तीसरा है, आपको रोज उस गोल के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा। आप रोज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे कि अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है, 1 घंटा निकालेंगे, यानी रोज उसके लिए ट्रेन किया। या किसी का कुछ भी XYZ गोल है। राइट। चौथा हो गया, आप उसके लिए सुपर पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी आएगी। हर गोल के रास्ते में बाधा होती है नेगेटिविटी। एक तो आपके अंदर आएगी, एक समाज आपको देगा, नहीं तेरे से कैसे होगा, तू छोड़ दे, बड़े बड़े तेरे से पहले फन्ने कहाँ आए देख लिए हमने, उनसे तो ना हुआ, तुमसे हो जाएगा। परिस्थितियां बना देती हैं कई बार। परिस्थितियां ही बनाएंगी, तो वो भी चैलेंज बन के आ रहा है वो व्यक्ति आपके सामने। तो सुपर पॉजिटिव रहने का मेरा तो एक सिंपल मंत्र है सुरेंद्र जी, यस थैंक यू यूनिवर्स। मैं अपने अंदर मोटर की तरह ये चलाता रहता हूँ 4 शब्द। पहले तो मैं यस बोलता रहता हूँ, यस थैंक यू, मतलब अगर वो व्यक्ति भी कुछ कह रहा है उल्टा सीधा तो थैंक यू, मतलब वो भी कहीं पे मेरी फायदे के लिए है, मेरी एनर्जी को और बढ़ा रहा है वो। और यूनिवर्स, असीमितता, जिसके अंदर सब कुछ आ गया, परिस्थितियां भी आ गई, और हमारे सारे टास्क भी आ गए, लोग भी आ गए, रिसोर्सेज भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो यस थैंक यू यूनिवर्स। अगर इस मैसेज पर आप फोकस करते रहे ना, जब चैलेंज आया या गोल के लिए, यस थैंक यू यूनिवर्स, आप पहले ही सोच रहे हैं हाँ यस थैंक यू यूनिवर्स, ये हो गया। और अगर चैलेंज आया तो यस थैंक यू यूनिवर्स, मैं इसमें से निकल आऊँगा। तो ये चौथी चीज़। और पांचवी, या तो वो गोल आप 100% पूरा कर लें, या उस टाइम फ्रेम तक अपना 100% झोंक दें अपने आप को, और फिर आगे बढ़ के दूसरा गोल बना लें। गोल बनाने का क्रम छोड़ें ना। अगर वो गोल पूरा ना भी हुआ किसी कारणवश, तो हताश मत होइए। उस एनर्जी को ट्रांसफर करके, अब एडिसन के तो अगर 1000 पेटेंट्स हैं तो 67,000 फेलियर्स हैं। तो वो पहली बारी में थोड़ी एडिसन ने बल्ब बना दिया, पर वो एक जगह एक एक्सपेरिमेंट में से कुछ सीखा, वो लगा दिया, फिर वो लगा दिया, वो लगा दिया, बन गया। तो सेम वो चीज़ है, एक गोल से आपकी लर्निंग जो है दूसरे गोल में लगा दीजिए, फिर तीसरे में लगा दीजिए। तो गोलीट वो रहेगा जो गोल बड़े बनाएगा, पॉजिटिव गोल्स बनाए, पूरा झोंक दे, और उसके बाद फिर नए गोल असीमितता से बनाते हैं। वंडरफुल, क्या बात ये है, है अद्भुत। यही प्रोग्राम पे चल के ओलंपिक्स में लोग मेडल ले रहे हैं। सब आपके सामने स्पष्ट है, मतलब इसमें कोई रहस्य नहीं है। कोई रहस्य, मेरी किसी भी चीज़ का कोई रहस्य ही नहीं है। मैं तो सब कुछ कहता हूँ, मैं ओपन बुक हूँ। इवन मेरी बुक्स, मैंने सुपर पॉजिटिविटी अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी मेरी जो टॉप 15 बुक्स हैं मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की हैं, कि कोई भी उनको पढ़ना चाहे PDF पे बस क्लिक करे। हाँ, डाउनलोड ना कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि किंडल पर भी आप पढ़ेंगे ही, तो आप पढ़िए। तो गोलीट प्रोग्राम फॉलो करके सुपर पॉजिटिव रह के, ये 2 शब्द अगर आप याद रखें, सुपर पॉजिटिविटी और गोलीट, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है जी विक्रांत जी, एक आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं जी, पारिवारिक दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है जी। वो अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखे? सबसे पहले तो ऐसा कोई व्यक्ति बना ही नहीं, ना कोई बनेगा जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ ही बुरा हो। मैं वो व्यक्ति था जब मेरा फिल्म का फेलियर हुआ और मेरा तलाक हो गया, मेरे दोस्तों ने फ़ोन उठाना बंद किया, सब कुछ है ना, तो बहुत नकारात्मकता मिली। लेकिन उस बीच में मेरे माता पिता थे, है ना, मैं फिर भी चल पा रहा था, सुन पा रहा था, देख पा रहा था। एक बिल्डिंग में रह रहा था जिसके आसपास बड़े अच्छे हरियाली थी, पेड़ पौधे थे। तो मैंने उन ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया। देखिए, व्यक्ति कोई भी हो, सूरज तो उस व्यक्ति के लिए चमकना बंद करेगा नहीं। तो अगर कोई कहेगा मुझे कि यार मेरी लाइफ में सब कुछ ही ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आप सोच ही इतना छोटा रहे हो। उस व्यक्ति को केवल पहली बार मैं यही बोलूँगा कि तुम छोटा सोच रहे हो, तुम केवल अपने बारे में सोच रहे हो, और तुम सिर्फ चूंकि अपने लॉस के बारे में सोच रहे हो, अपने फेलियर के बारे में सोच रहे हो, तो तुम वैसे ही छोटा सोच रहे हो। इसका मतलब नेगेटिव है। वो नेगेटिविटी अंधेरे का विकल्प, अंधेरे को अंधेरे से दूर नहीं किया जा सकता, अंधेरे को केवल रोशनी से दूर किया जा सकता।
तो नेगेटिविटी के बीच में कुछ पॉजिटिव देख लेना, हाँ यार मेरे साथ ये अच्छा भी तो हो रहा है, ये देखना अपने आसपास के वातावरण में मेरे साथ अच्छा क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में अच्छा क्या हो रहा है, तो वहीं से उसको उठने की प्रेरणा मिलेगी। जब मैं नीचे था, मैं रोज सनराइज और सनसेट को देखता था, उस पार्क में जाके खड़े होके और सूर्य से प्रेरणा लेता था कि जब ये पैदा हो रहा है तब भी इतना सुंदर दिख रहा है, और जब ये गुरूब हो रहा है तब भी उसी एनर्जी के साथ गुरूब हो रहा है, और तब भी इतनी लालिमा है उसके अंदर। तो फिर हम क्यों इतने विचलित हो गए? आज अगर डाउन जाना है तो कम से कम हंसते हंसते डाउन जाओ, मरना ही है तो हंसते हंसते मरते हैं। तो इसलिए कोई ना ऐसा व्यक्ति है, ना था, ना होगा जिसकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव है। तो ये प्रश्न को ही हम रिफ्रेज करेंगे कि कभी भी नेगेटिव हो तो हम लोग और पॉजिटिव कैसे हों, तो वो उस समय अपनी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स है ना, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, और कुछ ना मिले तो आप 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके एक लंबा सांस ले लीजिए कि यार सांस चल रही है। एक मरते हुए व्यक्ति से पूछिए, हर रात को 54,000 लोग इस दुनिया में मरते हैं, एक दिन में 1.5 लाख लोग इस दुनिया में मरते हैं, उनसे पूछिए। आज अगर जिंदा हो तो खरबों की जिंदगी जो मिली है, खरबों से भी खरीदी नहीं जा सकती। जो चले गए हैं वो चाहे सुल्तान थे या कोई थे, वो खरबों से भी वापस नहीं आ सकते। आज आपके पास है तो आप कैसे कह सकते हो कि इस जिंदगी में बुरा हो रहा है? आप खुद को टटोलिए और खुद को ये कहिए, मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ क्योंकि मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स इस वक्त सुन रहा हूँ। वाह, अद्भुत अद्भुत विक्रांत जी। हमारे इस चैनल को थोड़ा सा लोग मानते हैं सर, जो लोग मानते हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, और हमारे पास में एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जी। बहुत सारे नाम हैं जो कमेंट्स में लिखते हैं कि उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। अभी तो आजकल कुछ लोग सिफारिश भी करवाने लग गए हैं कि सर उनको बुला लीजिए जी। और आपका नाम न तो किसी ने कमेंट्स में लिखा, न किसी ने कोई फ़ोन किया जी। मुझे ऐसा लगता है परमात्मा ने भेजा है आपको इन व्यूअर्स को मोटिवेट करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, और ये कहने के लिए हिम्मत मत हारिए, यूनिवर्स आपके साथ में है। अद्भुत। थैंक यू विक्रांत जी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं 2019 से, आज 6 साल हो गए, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ सीखा। यस, थैंक यू। थैंक्स यूनिवर्स। यस, थैंक यू यूनिवर्स। सुरेंद्र जी, मैं जाते जाते ये कहूँगा कि आपसे मेरे को प्रेरणा उस दिन भी मिली। आपने अपने सुपुत्र विशाल जी के बारे में उस दिन कहा था कि तब भी आपने हमारी जो 5 मिनट की इंटरेक्शन हुई, आपने कहा था कि आप उनसे ज़रूर मिलिएगा, वो आपको व्यक्ति बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आप ही के व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप व्यक्ति उत्कृष्ट हैं, इस वजह से आपको ये सक्सेस मिल रही है लाइफ में। ये कोइंसिडेंस, आप में सुपर पॉजिटिविटी है, इस वजह से सक्सेस आपके पीछे आ रही है। अगर हम सक्सेस या पैसे के पीछे जा रहे हैं ना, तो वो पहले ही मृत तृष्णा है। हमारे शास्त्रों में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही ना, ये माया है। लेकिन माया भी तब आएगी अगर ऋषि बैठ गए वहां पर तपस्या के लिए, तो माया भी उसको भ्रमित करने तो वहां पे आएगी। तो बजाय कि आप माया के लिए आंखें खोल दीजिए, आप वो बन जाइए कि माया आपके आसपास घूमे। लेकिन वो तब होगा जब आप एक एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग बनेंगे, आप सुपर पॉजिटिव होंगे। और आप वैसे हैं तो आपके लिए एक ऐसी कल्पना है कि आप भी अनेकों उपलब्धियां और अर्जित करें, और आपका चैनल और ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और आप करोड़ों की इंस्पिरेशन बनेंगे, हैं और अच्छे से बनेंगे। बट आपकी सेहत और अच्छी बनी रहे और आप और अच्छे से अच्छे काम करते जाएं, और सुपर पॉजिटिविटी से अपनी हम सबको इंस्पायर करते हैं। मैं बहुत इमोशनल हो जाता है, इमोशनल मत कीजिए आप। बट आप डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि आज मैं ये भी बता दूं सुरेंद्र जी कि पहली बार शायद मुझे किसी ने पहचाना। आपने जैसे कहा, मैं इस फिराक में नहीं था कि मुझे कोई पहचाने। मेरे को ना तो आप सोशल मीडिया पे पाएंगे ज़्यादा, मैं उस सबसे बहुत मैं मानता हूँ मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। इसलिए यदि आपने मुझे पहचाना और यहाँ पे बुलाया, तो इसमें भी क्रेडिट आपको जाता है। और मैं आप ही की खूबसूरती से आपके व्यूअर्स को दोबारा और अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि आपको ऐसा बनना है ना, तो आप केवल ये मत सोचिए कि सेल्स कैसे अच्छे करने हैं, बट एक इंसान और अच्छा कैसे बनना है, वो इनसे ज़रूर सीखिए। कि यदि आप इनके ऑफिस में आज मेरी जगह होते
और आप वो अनुभव करते इस इंटरव्यू से पहले जो मैंने किया, तब आप जान जाते कि इनको इतनी सक्सेस क्यों मिल रही है। और मेरा ये मिशन है कि लोगों की सक्सेस और उनकी अचीवमेंट के पीछे के इंसान कैसे हैं ये बताना। तो ये मैं इस मिशन पर मैं चलता रहूँगा। और एक पॉजिटिव इंडियन जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ अभी, एक Please. कैंपेन आपके चैनल के माध्यम से जाते जाते मैं ये बताना चाहूँगा कि उसका भी एक ही मिशन रहेगा कि हम सब तकरीबन 150 करोड़ इंडियंस हैं, भारतीय हैं, बट बहुत कम हम में से कह सकते हैं कि मैं एक पॉजिटिव इंडियन हूँ। तो मैं एक पॉजिटिव इंडियन तब होऊंगा जब मैं सबसे पहले तो इस देश में कमियां ढूंढना बंद करूं, इसके सिस्टम में कमियां ढूंढना बंद करूं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं इस देश के लिए। आपने ओलंपिक कहा ना, तो मैंने कुछ पैसे के लिए नहीं किया, मुझे इसमें से कोई पैसे मिले भी नहीं। ये सब मैंने इसलिए किया कि मैं भी वो इंसान हूं जो उस श्रेणी में आएगा कि इसके देश ने इतने कम ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो अगर मैं छोटे से इंसान होकर अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो आप भी कुछ तो कीजिए, ट्रोल मत कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए लोगों को। आप बहुत ऑनलाइन मीडिया पर ये सब चल रहा है, बल्कि कुछ अच्छा लोगों के बारे में कहिए, सबके बारे में। मैं तो क्या ही हूँ, सबके बारे में कहिए, जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रमोट कीजिए। और हमारे देश में अच्छा क्या हो रहा है, अलग अलग मंचों पर हम इसको प्रमोट करते हैं, तभी बनेगा एक एक पॉजिटिव इंडियन और एक पॉजिटिव देश। हम आपकी इस मुहिम के साथ हैं सर, और बहुत जल्दी एक और इंटरव्यू शूट करेंगे और इस मुहिम पे डिटेल में बातचीत करेंगे। जरूर जी, एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, थैंक यू। सो ये थे विक्रांत महाजन, 27 किताबों के लेखक हैं, 28 गिनीज बुक रिकॉर्ड्स जिनके नाम हैं, और हमारे देश में बहुत सारे ओलंपियंस और जो मेडल्स मिले हैं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक बहुत अच्छा भारत और बहुत अच्छा विश्व बनाने की कल्पना से सुपर पॉजिटिविटी फैला रहे हैं पूरी दुनिया में। आइए सहयोग करें और पॉजिटिविटी फैलाते रहें। अगले मंगलवार को रात 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।